हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था और मैंने ब्रीफ किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्राइमरी पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट 2011 रेगुलेशन बेसिकली, उसमें मैंने आपको शॉर्टली बताया था। बट इस वीडियो में आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे आपको लेबलिंग और पैकेजिंग करना है, तो किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने होंगे, लेबलिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, वो मैं आपको इसमें ब्रीफली बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ नेम ऑफ द फूड पे। सबसे पहले तो आपको चीज़ रहेगी कि आपको प्रोडक्ट का नेम डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट किस नेम पे करना होता है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन भी आपका फूड उसमें कंबाइंड कंटेन हो सकता है। तो ये आपका नेम ऑफ द फूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अगर आपका एक इंग्रेडिएंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपके एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है, मान लीजिए आपने 3 इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करें, ए बी एंड सी, तो आपको ये इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये आपको ध्यान देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए जो आपने डाला वो था 1 kg, बी डाला 2 kg और सी डाला 3 kg एज पर योर रेसिपी। तो आपको ये ध्यान देना है कि 3 kg वाला सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, देन ये आएगा। तो आपका कैसे आ जाएगा जब आप लिखेंगे, और एक आपको हेडिंग अलग से देनी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले आपका सी आ रहा था, तो आपका सी हम लिखते हैं सबसे पहले सी की क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा डला था, फिर बी डला था और फिर ए डला था। तो इस तरीके से आपका इंग्रेडिएंट्स लिखे जाएंगे। तो ये आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में इस हिसाब से आपको ये ध्यान देना है। देन कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन ये पॉइंट्स में आया। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में क्या होता है, आपकी जो भी आपकी प्रोडक्ट्स की एनआई टेस्टिंग्स आप में बाहर से ले सकते हैं, और किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। एनर्जी आपको इसमें निकालना ही है, एनर्जी जो किसमें होनी चाहिए, KCLs में होनी चाहिए। प्रोटीन आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि ग्राम में हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके अलावा आपको जो करना है कार्बोहाइड्रेट और विच कंटेनिंग शुगर। इसमें आपको ये भी बताना है कितना इसके अंदर शुगर है, ये भी रिपोर्ट के साथ आना चाहिए, ये भी ग्राम में। यूनिट्स ध्यान देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो जिस यूनिट्स में है उसी में मेजरमेंट वैल्यू आनी चाहिए। इसके अलावा आपका मैं पॉइंट्स में बात करूं, अगर आपके इसमें ऑयल्स हैं तो आपके फैटी एसिड्स पूरे आ जाने चाहिए, उनमें मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स जो कि मस्ट है, जो कि मैंडेटरी है आपको चीजों के लिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इसमें कोलेस्ट्रॉल डाल रहा है तो वो भी चाहिए, बट वो उसकी वो एमजी में होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये है कुछ इन जो हमारी एफएसएसआई ने डिफाइन किए हैं, जो आप इसके अलावा एडिशनली आप कराते हैं, इट्स वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। इसके बाद अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और रह जाती है जो कि मैं आपको बताता हूं। जो आप करेंगे, जो एनआई की आप विंडो बनाएंगे, जो एनआई की आपकी विंडो बनेगी, उसमें ये तो वैल्यूज आ जाएंगे कि क्या क्या आपने फाइंड करा, किस किस में। एक तो आपको 100 ग्राम में निकालना है, पर सर्विंग निकालना है। इनमें से कोई भी दे सकते हैं, और में आ रहा है आजकल, पर सर्विंग दे दीजिए, 100 ग्राम में भी दीजिए, इट्स बेटर। अगर आप दोनों में देते हैं तो ये अच्छी बात है आपको फ्यूचर में, क्योंकि अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो आप जितने अगर 100 ग्राम पर सर्विंग में भी दे देंगे तो ये बहुत सही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि किस हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स आपको शॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता हूं, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेज एंड नॉन वेज लोगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आप वेज है तो आपका ग्रीन लोगो रहेगा, नॉन वेज है तो आपका ब्राउन लोगो रहेगा। अब रेड नहीं है, ब्राउन हो चुका है, ये अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका एग वाला है वो भी इसी में आएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट्स होता है कि एग वाला किस में आएगा, तो एग भी नॉन वेज में जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग कि आपको जो आपका लोगो होगा उसका डायमीटर का साइज कितना होगा।
उसका डायमीटर का साइज कितना होगा, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइज ऑफ लोगो, इसको आप बोल सकते हैं साइज ऑफ लोगो, और ये किस पे ये डिपेंड करता है, पीडीपी, और ये आपका साइज ऑफ डाया इन एमएम। अब हम सबसे पहले इसमें पीडीपी क्या होता है। पीडीपी इज प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। कोई भी आप लैमिनेट होगा जो आपको फ्रंट में आपका जितना एरिया विजिबल हो रहा है उस एरिया को आप जितना कवर कर पा रहे हो वन साइड में, दैट इज पीडीपी, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। उसमें भी आपको अलग अलग रेंज पे डिसाइड करना पड़ेगा कि अब इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे आपका अप टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 3 mm होगा, अबव 100 सेंटीमीटर, अब 100 से लेके 500 के बीच में 4 mm हो जाता है। तो अभी मैं इसमें बता देता हूं, जैसे अप टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। 100 टू 500 ये आपका 4 हो जाएगा। 500 टू, ये चीज देखने की है कि 500 टू 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा आपका 3, 4, 6 और 8 चलता है, ये चीज ध्यान रखना है। 6, उसके बाद अबव 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8। 3 mm, 4 mm, 6 mm और 8 mm। और ये कौन सा डाया होगा जो आपके लोगों के अंदर जो ये डाया बना, दिस डाया, इसकी बात कर रहा हूं। ये चीज आपको ये वाला डाया की बात है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको और वीडियो समझ में आ रही है और भी अच्छे नहीं है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिटिव्स। अब हम इसमें आ रहे हैं, तो इसमें आपको पहले सबसे पहले क्या होता है, पहले से हम क्या करते थे, कई बार जो हम इंग्रेडिएंट ऐड ऑन करते थे उसमें हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत होती थी कि वो क्या रोल रखता है। अब आपको जैसे आपने सिट्रिक एसिड डाला, फॉर एग्जांपल आपने सिट्रिक एसिड डाला, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सिट्रिक एसिड यहाँ पे क्या रोल कर रहा है, एसिडिटी रेगुलेटर कर रहा है या कुछ और है। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ऐड करा वो एसिडिटी रेगुलेटर के रूप में है, वो आपको कैटेगराइज एफएसएसआई की लिस्ट दे रखी है, वहां से आपको देखना पड़ेगा। फिर मैंने मान लो मैंने ऐड है लेसिथिन में ऐड हो रहा है, तो क्या रोल कर रहा है, एज ए इमल्सिफायर रोल कर रहा है। तो ये चीज आपको इस तरीके से कैटेगराइज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कलर एंड फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, देखिए ये तो मोस्टली सभी लोग ऐड कर रहे होते हैं, बहुत ही रेयर होता है कि जहां पे क्या होते हैं। तो कलर दो में डिवाइड होते हैं, एक होता है नेचुरल में और एक सिंथेटिक में। फ्लेवर्स किन में होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और नेचर आइडेंटिकल। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तीन का कैटेगरी, ये दो में डिवाइड होता है। कलर हमेशा नेचुरल या सिंथेटिक ही होंगे, ये आपको वेंडर से देखना पड़ेगा उसका बेस क्या है, किस फॉर्म पे आ रहा है, या आपको वहां से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फ्लेवर का आपका मांगना पड़ेगा कि वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, नेचर आइडेंटिकल है, ये तीन में ही तरह। फिर आप कौन सी लाइन, जैसे आपको पता चला कि आपका कलर जो सिंथेटिक है और फ्लेवर आर्टिफिशियल था, तो किस तरीके से आप लाइन लिखनी, इसमें सारा कैप्स में आएगा। ये आपको जो लाइन लिखनी है वो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेन्स, कौन सा डाल लेते, सिंथेटिक, कंटेन्स सिंथेटिक फूड कलर एंड एडिड, ये देखिएगा लाइन, एडिड आर्टिफिशियल फ्लेवर। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डाला, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, वो भी बताना पड़ेगा कौन सा फ्लेवर डाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि किस फॉर्म में आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या बोला, कंटेन्स सिंथेटिक, सिंथेटिक कहां से आ गया, यहां से मेरा फ्लेवर था। फूड कलर है आपका, ये स्पेसिफाई आपको वेंडर से लेना पड़ेगा। एंड एडिड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या था, मेरा वहां से वेंडर ने बताया कि भाई आपका आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर डालना है या आपको नेचुरल जो भी है आपको उसमें फ्लेवर, तो वो ब्रैकेट में फ्लेवर का नाम।
तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करना पड़ेगा एज पर एफएसएसआई गाइडलाइंस, आपको ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए ये सब जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए आपको कोई भी आप डिजाइन करते हैं, कहीं भी आप डेवलप कर रहे हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लगे जब आप उसका डेवलप कर रहे हैं कोई आर्टवर्क तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेम एंड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस जो आना है, मैन्युफैक्चरर का नेम एंड कंप्लीट एड्रेस आना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एड्रेस के साथ ये प्लीज में ध्यान रखिएगा, लोग खाली नेम और एड्रेस डाल देते हैं, पिन कोड मेंशन नहीं करते। तो अगर आपका पिन कोड मेंशन नहीं है तो इट्स आपका पेनल्टी हो सकती है। प्लीज मेक श्योर कि आपके उसमें एड्रेस के साथ पिन कोड भी मेंशन हो। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेट वेट। नेट वेट क्या है कि आपको लीगल मेट्रोलॉजी और वेट एंड मेजरमेंट की भी हमें सपोर्ट पड़ती है, बट अभी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली इसी के थ्रू एफएसएसआई की जो हमारी बुक है उसमें उठा लेता हूँ। नेट क्वांटिटी, इसको हम नेट वेट में भी डाल देते हैं, नेट क्वांटिटी में भी हो जाता है। तो नेट वेट मान लीजिए इसमें ये बताया जाता है अगर 0 से 200 ग्राम तक का आपका नेट वेट पे चल रहा हूं मैं, वॉल्यूम पे नहीं अभी, 0 से 200 ग्राम तक का साइज रहेगा तो फिर आपका वेट रहेगा तो 2 mm का नेट वेट की न्यूमरल की हाइट होनी चाहिए। ये न्यूमरल हाइट है जो मैं बता रहा हूं कि जो न्यूमरल है 1 2 3 जो अक्षर हैं उनकी हाइट के बारे में बता रहा हूं। 201 से लेके अगर 1 kg तक रहेगा, कई अभी जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी 500 ग्राम देता है, बट हम इसको इसी एफएसएसआई की बुक के हिसाब से पकड़ रहा हूं, वो 4 mm रहेगा। और अबव 1 kg दैट विल बी 6 mm। तो ये आपको न्यूमरल हाइट मेंटेन करनी है जब आप अपना प्री प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आप बाद में लेवल में प्रिंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप आपको थोड़ा स्पेस मेंटेन करना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद आपने जैसे आपने यहां पे लिखा नेट वेट, फॉर एग्जांपल आपका मैंने 200 ग्राम, इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। और एक नियम ये कहता है कि जितना आपका इधर और इधर है ये चारों स्पेस भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका ये यहाँ पे इक्वल स्पेस होना चाहिए जो नेट वेट का आपका न्यूमरल हाइट जहां पे आप रूल पढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 mm की हाइट होनी चाहिए। न्यूमरल हाइट जो होनी चाहिए, क्योंकि 0 से 200 ग्राम क्या था 2 mm था, 201 में जाके 4 mm हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 mm की हाइट आपको फॉलो करनी है। तो ऊपर नीचे सेम न्यूमरल हाइट मेंटेन 2 mm होना चाहिए, और साइडों में आपका जितनी न्यूमरल हाइट है उसका डबल स्पेस होना चाहिए। तो आपका क्या होना चाहिए 4 mm हो जाएगा, 4 इधर 2 mm ऊपर नीचे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लॉट एंड बैच आइडेंटिफिकेशन, कि आपको जो भी आप उसको बैच नंबर आइडेंटिफाई करना है जिससे कि आप कभी ट्रेसेबिलिटी करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेट ऑफ एमएफजी एंड पैकिंग। इसमें क्या है, एफएसएसआई ने कुछ लाइन दे रखी है, बेस्ट बिफोर डैश मंथ्स फ्रॉम, या तो पैकेजिंग ले लेते हैं या फिर स्लैश मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं। और इसमें नंबर ऑफ डेज में है, तो आपको इनमें से कई 3 लाइनों में से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे आपने लिख दिया बेस्ट बिफोर, स्लैश की जगह में आपका था मान लो 10 months फ्रॉम पैकेजिंग, आपने पैकेजिंग पे बेस पे चल रहे हो तो आप पैकेजिंग ले लोगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बेस पे चल रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग ले लोगे। बट आपको अब मैं एक अपडेट और कर दूं कि अभी नया अमेंडमेंट नया आ रहा है, अभी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है कि अब से आपको ये लाइन की जगह एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पुराने अमेंडमेंट था, अब जो नया आ रहा है आपको उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्री ऑफ ऑरिजिन। कंट्री ऑफ ऑरिजिन में अगर आप कोई मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं तो वहां उनका कंट्री ऑफ ऑरिजिन होना जरूरी है। अगर आप इंडिया में बना रहे हैं तो भी आपका इंडियन कंट्री ऑफ मेड इन इंडिया जैसे आप लिख लेते हैं, उसमें भी चीजें लागू हो जाएगी और कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज में आपको बताना पड़ेगा किस फॉर्म में उसको यूज करना है, उसको कैसे डाइल्यूट करना है, कैसे आपको लेना है, किन ने उसको लेना है,
कौन ले सकते हैं, ये सब चीजें इन सेक्शन फॉर यूज में आएंगी। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है। इन सब बातों को जब आप एक साथ कंप्लाइज कर लेंगे तो आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग 2011 रेगुलेशन कंप्लीट हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखिए और उसको पूरा लेबलिंग करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।